आज विपिन चंद्र की सीरीज में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में फिर हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष। ठीक है, प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष। तो इसके पहले हम इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे, क्यों में जानेंगे क्यों। तो विपिन चंद्र ने लिखा है कि 1870 से 1918 तक का समय ऐसा था जब चेतना और जागरूकता की लहर फैलनी शुरू हो गई। ठीक है, चेतना, राजनीतिक चेतना की लहर फैलनी शुरू हो गई। लेकिन उस समय तक भारतीय जनता के पास ना कोई संगठन था, ना कोई संगठित राजनीतिक कार्यक्रम सामने था। इसलिए प्रेस ही उस समय का ऐसा हथियार था जिसके जरिए जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सकता था। ठीक है, कारण हम समझ रहे हैं। और अन्य कारण जो देखते हैं कि यहाँ तक कि तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपने ज़्यादातर कामकाज के लिए प्रेस पर निर्भर थी। आप सोचिए प्रेस कितना महत्वपूर्ण था। राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाने के लिए उस समय तक कांग्रेस के पास कोई संगठनात्मक आधार नहीं तैयार हुआ था। इसके प्रस्ताव और कार्रवाइयों को भी जनता के बीच अखबार के द्वारा ही पहुंचता था। इसलिए प्रेस की आज़ादी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय। और तो और एक फिल्म में पूछा भी है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिन लोगों ने की थी उनमें करीब 1/3 पत्रकार थे। इससे आप प्रेस की आज़ादी के आप समझ उसके गहराई, उसके महत्वपूर्णता को आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण था प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष। अब अगला कारण पे आप नज़र डालते हैं। अखबारों का असर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के बीच ही नहीं था, न ही वे शहरों और बड़े कस्बों तक ही सीमित थे, बल्कि उनकी पहुंच दूर दराज के गांव तक भी थी। कितना महत्वपूर्ण था। अब अगला देखते हैं कारण। इन अखबारों में आमतौर पर सभी बड़े राजनीतिक मुद्दों, सवालों और विवादों को उठाया जाता था। इन अखबारों ने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई थी। आमतौर पर सभी सरकारी नीतियों और कानूनों का ये लोग विरोध करते थे। ये तो पृष्ठभूमि हम समझ लिए कि प्रेस की आज़ादी, प्रेस का कितना महत्वपूर्ण था, मतलब रोल उस समय। और अंग्रेज बार बार चाहे कि प्रेस का दमन करे, उसके लिए संघर्ष हुआ। उस संघर्ष को भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या हुआ। अब देखते हैं कि अब क्या क्या हुआ में देखते हैं। पृष्ठभूमि देख चुके हैं, अब क्या क्या हुआ हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के इस शुरुआती दौर में कई निडर अखबारों ने जन्म लिया। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में द हिंदू और स्वदेश मित्रम, बाल गंगाधर तिलक के संपादन में केसरी और मराठा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संपादन में बंगाली, शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष के संपादन में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के संपादन सुधारक, एन सेन के संपादन में इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी के संपादन में हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया, और पंजाब में द ट्रिब्यून व अखबार आम, तथा बंगाल में इंद्रप्रकाश, बंग निवासी और साधारणी जैसे अखबारों अस्तित्व में आए। दरअसल उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि दरअसल भारत में शायद ही कोई सा बड़ा राजनीतिक नेता हो जो खुद अखबार ना निकालता हो। ठीक है, लेकिन अंग्रेज भी तरह तरह के दमनकारी नीति लाने में अव्वल रहे। वो 1870 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में धारा 124A जोड़ दिया जो दमनकारी था। ठीक है, अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पृष्ठभूमि को समझते हैं, क्यों हुआ उस समय लागू, क्यों, मतलब भारतीय प्रेस ने 1870 के दशक में मजबूती से पेड़ जमाना शुरू कर दिया। लॉर्ड लिटन के प्रशासन की तो उन्होंने खुलकर आलोचना की, खास करके 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति ब्रिटिश सरकार के अमानवीय रवैये की भी आलोचना की। और अखबारों का प्रसार बढ़ने लगा, आम लोगों तक ये अखबार पहुंच रहा था। इससे जो लगा कि हमारा इमेज खराब हो रहा है, तो उन्होंने जो इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। अब हम इस कानून में प्रावधान देखते हैं। अगर 18 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रावधान है, अगर सरकार यह समझती है कोई अखबार राजद्रोहात्मक सामग्री छाप रहा है या उसने सरकारी चेतावनी को उल्लंघन किया है, तो सरकार उस अखबार और उसके प्रेस व अन्य सामग्री को जब्त कर सकता है। अब देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस कानून दरअसल यह अमृत बाजार पत्रिका के लिए बनाया गया था। यह उस समय यह अखबार अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में छपता था। ठीक है, कानून का उद्देश्य था कि इस अखबार के खिलाफ सरकारी कार्रवाई करना। लेकिन कानून लागू होने के अगले दिन ब्रिटिश अफसर हक्के बक्के रह गए कि अमृत बाजार के संपादकों ने रातों रात इस अखबार को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि यह कानून भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, भाषाई अखबारों पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
एक रोचक घटना और घटी, लॉर्ड कर्जन की भी प्रेस में खिंचाई हुई, ये हो सकता है कोई फिल्म्स में पूछ दे। अब हम अगली घटना की ओर बढ़ते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जेल यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए भी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। वह राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने वाले नेताओं में से एक थे। फिर से पढ़ लेते हैं। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वह राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने वाले नेताओं में से एक थे। हुआ क्या, श्री बनर्जी को एक मुकदमे के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए सजा हुई। हुआ क्या, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीश नॉरिस की अदालत में सॉलिग्राम की एक प्रतिमा को लेकर मुकदमा चल रहा था। इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची, ठीक है ना, और यही नतीजा वही होना था। उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के खिलाफ सुनवाई में 5 जजों की बेंच ने की, जिसमें 4 यूरोपीय थे, और बनर्जी को सजा 2 मास की सजा हुई। इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए। बेंच में शामिल भारतीय जज रमेश चंद्र मित्र इस फैसले से असहमत थे। जैसे ही खबर जनता में फैली, गुस्सा भड़क उठा। कलकत्ता में छात्रों ने उच्च न्यायालय के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। इन छात्रों का नेतृत्व करने वाले युवा आशुतोष मुखर्जी भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म्स में पूछ सकता है इसके बारे में, जिन्होंने बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अत्यधिक ख्याति अर्जित की। कलकत्ता समेत बंगाल के कई इलाकों और लाहौर, अमृतसर, आगरा, फैजाबाद, पूना, अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चला। कलकत्ता में शायद पहली बार खुले मैदान में इतनी विशाल आम सभा हुई। कितना महत्वपूर्ण था, आप समझ सकते हैं। और इससे भी आगे एक महत्वपूर्ण घटना घटी है तिलक के साथ। आज़ादी की लड़ाई के दौर में प्रेस की आज़ादी के सवाल को लेकर सबसे ज़्यादा जुझारू संघर्ष उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने किया। इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के अगला भी कि 1856 में जन्मे तिलक ने स्नातक उपाधि हासिल करने के बाद अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया, ठीक है ना। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल्म्स के लिए, जीजी अगरकर के साथ उन्होंने 1881 में मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम से 2 अखबारों का प्रकाशन शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1888 में उन्होंने खुद इन दोनों अखबार का संपादन संभाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करना शुरू किया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिल्म्स के लिए कि सारे महाराष्ट्र में अत्यधिक उत्साह और श्रद्धा से मनाए जाने वाले गणपति महोत्सव को उन्होंने पहली बार 1893 में राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। अब आगे और इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद 1896 में शिवाजी जयंती पर मनाए जाने समारोह का भी इन्होंने इस्तेमाल किया राष्ट्रीय संघर्ष के लिए, युवा मराठियों को तैयार किया। और इसी साल 1896 में ही उन्होंने कपड़े पर लगे उत्पाद शुल्क के विरोध में सारे महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्र बहिष्कार का आंदोलन चलाया। शायद वो पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार जो है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए इन लोगों को भी कांग्रेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने 1896 में पुनः सार्वजनिक सभा के युवा कार्यकर्ताओं की मदद से महाराष्ट्र में कोई टैक्स नहीं अभियान चलाया। अकालग्रास क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा तय की संहिता की मराठी प्रतियां छपवा कर उन्हें हजारों तादाद में बंटवाई और किसानों से अपील की अगर अकाल कारण उनकी फसल नष्ट हो गई हो तो वो भू राजस्व और लगान कतई अदा न करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया पुणे में। लेकिन प्लेग पीड़ितों के प्रति सरकारी अफसरों के बेरहम और हृदय में रवैया की उन्होंने तिलक ने कटु आलोचना की। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी 27 जून 1898 को, जब चापेकर बंधुओं ने पुणे की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए। अब सरकार ने पूरी कोशिश की तिलक को सीधे इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, ऐसा हुआ भी। और 27 जुलाई 1897 को तिलक गिरफ्तार कर लिए गए। न्यायाधीश स्टेची की अदालत में मुकदमा चला। जजों में 6 यूरोपीय और 3 भारतीय सदस्य थे। और तिलक के मुकदमे में जूरी ने 6/3 के मतों से तिलक को अपराधी ठहराया। हालांकि तीनों भारतीय सदस्यों की राय में तिलक ने अपराध नहीं किया था, लेकिन तिलक को 18 महीने की कड़ी कैद से सुनाई गई। आज तिलक को सजा दिए जाने से फैसले का देश भर में जबरदस्त विरोध किया गया। सिर्फ तिलक को ही नहीं, बम्बई प्रेसिडेंसी के अन्य संपादकों को भी विभिन्न मामलों में कड़ी सजा दी गई। अब अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्पणी जो लंदन में भारतीय अप्रवासियों की सभा में भाषण करते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा, ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी जारसाही तरीके को अपनाने लगी है। प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। और तिलक रातों रात अखिल भारतीय नेता के रूप में
वो लोकप्रिय हो गए, लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत भावुक होकर कहा कि आज सारा देश रो रहा है। ब्रिटिश सरकार भी कम नहीं थी, उन्होंने और भी कड़े कानून लाए। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124 संशोधन किया और दंड संहिता में 153A जोड़ दिया। यह और भी थोड़ा ये परेशान करने वाला कानून था। अब आगे देखते हैं, तिलक को फिर सजा हुई। वह क्या, 1908 के शुरू में सरकारी अफसरों पर बम हमले कई हमला किए जाने कई वारदातें शुरू हुई। भारतीय संघर्ष में बमों यानी आतंकवाद के प्रवेश पर तिलक ने एक लेखमाला लिखी और नतीजा वही होना था। तिलक पर मुकदमा दायर किया गया और तिलक पे जो है तिलक को सजा सुनाई गई। मतलब इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई और जो है बम्बई की, जो बहुत महत्वपूर्ण है तिलक के सजा के विरोध में, बम्बई की सभी 80 कपड़ा मिलों और रेल मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की। पुलिस ने जब मजदूरों को काम पर वापस भेजने के मजबूर किया तो मजदूरों में जमकर विरोध हुआ, कई मजदूर मारे गए। मजदूर की इस संघर्ष की सराहना लेनिन ने भी की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्म्स का। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार लगातार प्रेस का गला घोटने की कोशिश करती रही। तिलक के मामले में जो किया था उसकी पुनरावृत्ति फिर गांधी जी के खिलाफ मुकदमे हुई। 1922 में उन पर भी धारा 124 के तहत राजद्रोह के अभियोग का मुकदमा चला। उन्होंने भी कुछ लेख यंग इंडिया में लिखे थे। गांधी जी ने सजा सुनकर जवाब दिया कि आप लोगों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ चले मुकदमे की पुनरावृत्ति कर मेरा सम्मान किया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह मेरे लिए सबसे अधिक गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि तिलक के साथ मेरा नाम भी जुड़ गया है। धन्यवाद।